किसान साथियों, धान की गोभ की अवस्था में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जिसका सीधा सीधा असर हमारे उत्पादन पे पड़ता है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी गलतियां आपको बताएंगे जो आपको गोभ की अवस्था में यानी गबूड अवस्था में नहीं करना है। गोभ की अवस्था को हम बहुत सारे नामों से भी अपने वहाँ जानते होंगे, गोभ अवस्था, गबूड अवस्था, गाभे की अवस्था, धान में गर्भावस्था, ये तमाम अवस्थाओं के नाम से इसको जाना जाता है। किसान साथियों, इस अवस्था में हम ऐसी बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं जिसका सीधा सीधा असर हमारे उत्पादन पे पड़ता है। तो यहाँ पे हम 4-5 गलतियाँ आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या आवश्यक कार्य करना चाहिए। तो पूरी वीडियो के साथ साथियों देखिएगा। एसआरजे खेती चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। कोई सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट भी करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम तमाम चीज़ों पे ध्यान देते हैं। हम खादों के ऊपर बहुत सारा ध्यान देते हैं, हम दवाओं के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हम पानी के ऊपर इन अवस्थाओं में ध्यान नहीं दे पाते हैं। अक्सर पानी की कमी से ही हमें सबसे ज़्यादा नुकसान इन अवस्थाओं में उठाना पड़ जाता है। और ख़ासकर ऐसे खेत में जहाँ पे हल्की मिट्टी वाला खेत होता है। हल्की मिट्टी वाले खेत में सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि वहाँ पे पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। जब पानी बहुत जल्दी सूख जाता है तो नमी की कमी हो जाती है, जिससे पौधे में जो प्रोसेस हो रहा होता है, अगर बालियों का विकास हो रहा होता है तो वो सही से नहीं हो पाता है। बालियाँ निकल रही होती हैं तो बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर निकलती हैं, जिससे संपूर्ण विकास में बाधा आती है। अच्छे से हमें विकास ना होने से उत्पादन में भी हमें कमी दिखाई देती है। तो भले ही आप कोई खाद ना डाल पाएँ, भले ही आप कुछ दूसरा चीज़ ना कर पाएँ, लेकिन पहली वरीयता आपको पानी पे ही देना है। पानी की कमी इन अवस्थाओं में आपकी धान की फसल में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। पानी नमी बना के रखना है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि लबालब पानी भर के रखिए, बस नमी की कमी ना होने पाए। अब हल्का हल्का बार बार सिंचाई करके भी आप पानी जो है बना के रख सकते हैं। जो भारी मिट्टी वाले खेत होते हैं वहाँ पर अगर आप पानी भर देंगे तो बहुत लंबे समय तक रहता है, लेकिन हल्की मिट्टी में ये समस्याएं आती हैं, वहाँ पे पानी बहुत देर तक नहीं रुकता है। तो वहाँ के किसान साथियों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ साथ एक हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। किसान साथियों, बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा, कहीं पे बताया गया कि हाँ डाला जाता है, कहीं पे बताया गया नहीं डाला जाता है। लेकिन मैं बोलता हूँ गबूड अवस्था में यूरिया डालते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे नुकसान क्या होता है, हम दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। किसान साथियों, इस अवस्था में यूरिया डालने से बस एक फ़ायदा आपको यह मिल सकता है कि आपकी जो बालियां हैं थोड़ा जल्दी बाहर आ जाती हैं। पौधे को एक बूस्टर मिलता है, पौधे की बालियां जल्दी जल्दी बाहर आ जाती हैं। बस यही एक फ़ायदा आप गिन सकते हैं। नुकसान क्या होता है, लंबाई आपके पौधे की बढ़ जाती है, तने कमज़ोर हो जाते हैं, फसल गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, बीमारी लगने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है, जिसमें सीड ब्लाइट हो गया, हापर का अटैक भी ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा यूरिया इस समय अगर आप डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ जाएगा। गोभ की अवस्था में कभी भी भूल कर भी यूरिया मत डालिए। जितना भी यूरिया आपको डालना है धान की रोपाई के 50 दिन के अंदर ही डालना है। अगर कोई धान की वैरायटी बहुत देर से तैयार होती है तो उसमें आप 55 दिन 60 दिन तक भी यूरिया डाल सकते हैं। यह केवल वही किसान साथी डालें जिनकी वैरायटी बहुत देर से तैयार होती है। बाकी एक मध्यम अवधि की वैरायटी या जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में आपको 50 दिन के अंदर ही अंतिम यूरिया आपको इस्तेमाल कर देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है, यूरिया पे विशेष ध्यान दीजिएगा। बाद में यूरिया डालने से कोई आपके पौधे में ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलने वाला। अगर आप ये सोच के डालते हैं कि पैदावार बढ़ जाएगी तो आप बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। इसके साथ साथ एक गलती हम करते हैं जो अक्सर हम पहले भी करते हैं और गबूड अवस्था में भी करते हैं कि हम पोटास वाले तत्व की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। किसान साथियों, अगर आपको धान में बढ़िया पैदावार पाना है तो धान की फसल में पोटास की कमी भी आपको नहीं होने देनी चाहिए। आवश्यकता जितनी पौधे की है उतना आपको पोटास अपने धान में देना पड़ेगा। वैसे तो मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही हमें खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जांच ना करवा पाए हों तो पोटास जो हम अपने धान में डालते हैं 25 किलो से लेके और लगभग इसकी 40 किलो मात्रा दी जाती है। 25 से 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30 से 35 किलो एक मध्यम अवधि की वैरायटी में और 35 से 40 किलो एक देर से तैयार होने वाली धान की वैरायटी में हमें पोटास प्रयोग करना होता है। ये जो पोटास मैंने मात्रा आपको बताई है ये प्रति एकड़ के हिसाब से बताई है।
अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको और देना है, जो आप पोटाश डालते हैं आप चाहे तो पूरी मात्रा रोपाई के समय डाल सकते हैं, आप चाहें तो इनकी आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा 40-50 दिन के अंदर प्रयोग करिए। यानी 50 दिन के अंदर पोटाश की भी संपूर्ण मात्रा आपको देना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, यूरिया आप देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 55-60 दिन तक डाल सकते हैं, तो ये भी आप 55-60 दिन तक आप डाल सकते हैं। पोटाश आप 55 दिन या 60 दिन तक भी धान की फसल में जो वैरायटियाँ देर में तैयार होती हैं उनमें दानेदार पोटाश जो आता है, यहाँ पे हमने MOP पोटाश की मात्रा बताई है जो 60% वाला आता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन जो वैरायटी जल्दी तैयार होती है उसमें 50 दिन के अंदर ही आपको प्रयोग करना होता है। मान लीजिए आपकी अभी धान की फसल 50 दिन की है या 55 दिन की है, मोटी मोटा मान लीजिए, 4-5 दिन का मैं विशेष कोई फ़र्क नहीं मानता हूँ। तो मान लीजिए 50 से 55 दिन की आपकी धान की जो रोपाई के बाद का समय हो गया है, अभी तक आपने पोटाश बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है, 1 ग्राम भी मात्रा किसी भी रूप में आपने पोटाश की नहीं डाली है, तो ऐसी दशा में 20 से 25 किलो MOP पोटाश जो 60% वाला आता है उसका इस्तेमाल आपको कर देना चाहिए। ये केवल उन्हीं किसान साथियों को करना है जिन्होंने 1 ग्राम भी पोटाश ना डाला हो। अगर आपने पोटाश डाला है तो अच्छी बात है। अब मान लीजिए आपकी धान की फसल 60 दिन से भी ज़्यादा दिन की हो गई है, 65 दिन, 70 दिन या इससे भी ज़्यादा दिन की हो गई है, और ऐसी अवस्था में भी आपने पोटाश बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, तब आपको दानेदार पोटाश डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप तब दानेदार पोटाश डालते हैं तो उसका ज़्यादा प्रयोग आपके पौधे अपने भोजन के रूप में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसी अवस्था में, ऐसी दशा में आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पोटाश की कुछ पूर्ति आपके पौधे में हो जाएगी। आप चाहें तो 2 बार भी डाल सकते हैं, एक बाली आने से पहले, एक बाली आने के बाद तो हमें प्रयोग करना ही चाहिए। दाना भरते समय हम जो है 0050 का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे दाने का भराव अच्छे से हो सके। 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से यह NPK 0050 आपको प्रयोग कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे पोटाश अगर आपकी 60 दिन से कम दिन की फसल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपको पोटाश दानेदार भी अपने धान में प्रयोग नहीं करना है, आप NPK 0050 डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं गबोट अवस्था में हमें करना क्या चाहिए। ये तो हमने अभी तक जो जाना कि हाँ, नमी की कमी नहीं होने देनी है, यूरिया नहीं डालना है, पोटाश नहीं डाला है, तो 50 या 55-60 दिन तक आप डाल सकते हैं, उसके बाद नहीं डाल सकते हैं। अब हम जानते हैं हमें क्या करना है गोब की अवस्था में, जिससे हमारी बालियाँ अच्छी आएँ, हमें एक बढ़िया उत्पादन देखने को मिले। तो यहाँ पे 2-3 तत्वों की पूर्ति आपको करनी होती है। जब बालियाँ का विकास तने के अंदर होता है उस समय हमारे पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, उस समय फास्फोरस और पोटाश वाले तत्व की आवश्यकता पड़ती है। अब मैंने बोला फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, तो आप सभी लोग DAP का इस्तेमाल मत करिएगा। DAP काम कब करती है, जब आप उसका इस्तेमाल रोपाई से पहले करते हैं, खेत तैयार करते समय, उसके बाद में अगर आप प्रयोग भी करते हैं तो अगर आप ऊपर से डालेंगे भी तो पौधे उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि DAP में फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो स्थिर होता है, ज़्यादा ऊपर नीचे जा ही नहीं पाएगा। इसीलिए और DAP में नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है, इस समय हमें नाइट्रोजन देने से बचना चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है कि 0.34 आपको डालना है 1 किलो से लेकर 1.5 किलो। यह NPK बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। फास्फोरस भोजन पहुंचाने का काम करेगा, एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जैसे ट्रांसपोर्ट में होता क्या कि यहाँ पौधे मतलब कोई भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम किया जाता है, जो गाड़ियों में सामान इधर से उधर जाता है। उसी तरह से जो फास्फोरस होता है वो पौधे के जड़ों से जो भोजन बनता है, पौधे में जो भी भोजन का निर्माण होता है, उन भोजन को पौधे के बालियों तक भेजने का काम करता है, जिससे बालियों का विकास सही से हो पाता है। पोटाश से आप सभी को पता है बहुत सारे कार्य होते हैं। पोटाश भोजन बनाने में भी हेल्प करता है, पोटाश से इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्टिंग मिलता है, पोटाश से तने मजबूत होते हैं, पोटाश से आपकी फसल में बालियों का विकास, बीज का विकास, दाने का विकास, तमाम चीज़ों में फूल खिलाने में भी हेल्प करता है। फल फूल बीज दाने के विकास में पोटाश का अहम योगदान होता है। तो 0.34 1 किलो से लेकर 1.5 किलो बाली निकलने से पहले गबोट अवस्था में डालना है, गाभे की अवस्था में डालना है। इसके साथ 2 चीज़ें और मिलाइए। पहली चीज़ आपको लेना है बोरोन। बोरोन जो आता है 20% वाला, 100 ग्राम या अधिकतम 125 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लीजिए। बोरोन के इस्तेमाल से परागण सही से होगा। जब परागण सही से होगा, बोरोन के बहुत सारे कार्य होते हैं। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं बोरोन के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करिए, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बोरोन केवल परागण में ही हेल्प नहीं करता है, बोरोन पौधे की
एक जीवन चक्र में काफ़ी अहम योगदान करता है। बिना बोरोन के आपके पौधे का जीवन चक्र ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो बोरोन के ऊपर अगर आप चाहते हैं डिटेल में वीडियो आए तो आप कमेंट करिए, इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। फिलहाल बोरोन 20% वाला लगभग 100 से 125 ग्राम डालेंगे। मोटी मोटा इस समय डालने से गबोर अवस्था में आपके पौधे में परागण में काफ़ी हेल्प करेगा, परागनली में मदद करेगा। पौधे के जड़ों के द्वारा जो भोजन अवशोषित किया जाता है उसको पौधे के सभी भागों तक पहुँचाने का कार्य भी बोरोन का ही होता है। तो बोरोन हो गया, 0.34 हो गया, दोनों का अलग अलग बर्तन में घोलना है, इकट्ठा नहीं घोलना है। इसके साथ तीसरा चीज़ आप लीजिए जिंक, जो आती है 12% वाली EDTA रिलेटेड वाली जिंक। जिंक के इस्तेमाल से पौधे में भोजन का निर्माण बहुत तेज़ी से होता है, अच्छे से होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होती है, थोड़ा बहुत अगर पीलापन है तो भी दूर हो जाएगा। तो जिंक यहाँ पे आप ना तो जिंक सल्फेट 33% वाला यूज कर सकते हैं, ना ही जिंक सल्फेट 21% वाला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम 0.34 के साथ डालने वाले जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। तो ऐसी अवस्था में आपको 12% वाला जो EDTA रिलेटेड वाला जिंक आता है इसका इस्तेमाल आप करिए। लेकिन हाँ, सावधानी बरतनी है, सभी का अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है। इकट्ठा कुछ भी घोलेंगे तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, ना ही 0.34 काम करेगी, ना ही बोरोन काम करेगा, ना ही आपका जिंक करेगी। तो सभी को अलग अलग बर्तन में घोलिए। टंकी में जब डालना हो तो इकट्ठा डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बोरोन की पूर्ति होगी, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति होगी और जिंक, यानी 4 तत्व की पूर्ति होने वाली है। आपके पौधे में भोजन का निर्माण बहुत अच्छे से होगा, जिससे बालियों का विकास अच्छे से होगा, बालियों में दाने अच्छे आएंगे, दाने के अंदर चावल अच्छे से बन पाएगा। ये तमाम कार्य यह जो स्प्रे है आपका करने वाला है गबोर अवस्था के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्प्रे मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर बालियाँ बाहर निकल आई हैं तो क्या करें। अगर बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो दाना भरते समय NPK 0050 का इस्तेमाल करिएगा, 1 से 1.5 किलो। यह NPK बहुत अच्छे से काम करता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो जो फ्लैग लीफ होती है, जिसको हम झंडा पत्ता भी बोलते हैं, वो जो ऊपर वाला सबसे खड़ा खड़ा पत्ता आपको दिखाई देगा, उसी पत्ते में अगर पीलापन कई बार आ जाता है तो होता क्या है, यानी नाइट्रोजन की कमी अगर दिखती है तो होता क्या है कि पौधे में भोजन सही से ना बनने से दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है, दाने का भराव सही से नहीं होने की समस्या हो सकती है। तो अगर बालियाँ निकलने के बाद फ्लैग लीफ जो झंडा पत्ती होते हैं उसमें कुछ भी पीलापन आपको दिखे तो आपको NPK 13045 डालना है। यह NPK में 13% नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, 45% पोटेशियम भी मिल जाएगा। अगर पीलापन है तो यही NPK डालिए, पीलापन नहीं है तो NPK 0050 बहुत ही अच्छे से काम करेगा, दाने के भराव में काफ़ी हेल्प करेगा। आपको नमी पे भी ध्यान देना है। जब तक धान के दाने का रंग हल्का सुनहरा ना हो जाए तब तक पानी की कमी धान की फसल में आपको नहीं होने देना है, नहीं तो नुकसान होगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।